स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दो तरह के जो सेल हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसमें से हम आज के इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल कवर करने वाले हैं। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम में जितनी भी चीज़ें लेबल्ड होंगी उनको एक एक करके उसके स्ट्रक्चरल फीचर और उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो एक टिपिकल अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएं, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल या फिर अगर एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। डायग्राम को हम लेबल करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ लेबल करना स्टार्ट करते हैं। ये जो तीन कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी इस सेल के बाहर पे, हमने एक ग्रीन कलर से इसको कवर किया है, उसके नीचे येलो कलर की एक कवरिंग है और सबसे नीचे व्हाइट कलर की एक कवरिंग है। तो ये तीन डिफरेंट कवरिंग्स हैं। पहले इनको लेबल करते हैं। सबसे बाहर वाली कवरिंग का नाम है ग्लाइकोकैलेक्स। ये हो गया हमारे पास में ग्लाइकोकैलेक्स। जो येलो कलर की कवरिंग है इसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल। और लास्ट जो व्हाइट कलर से हमने कवरिंग बनाई है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला करके, क्योंकि ये तीनों कवरिंग का ही काम कर रहे हैं, तो इन तीनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उनकी वजह से इनको मिला करके सेल एनवलप बोला जाता है। इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। सेल एनवलप के अंदर में जो गैप प्रेजेंट होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यहां पर आप देखेंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप प्रेजेंट है, इसका नाम होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये जो गैप हमें यहां पर दिखाई पड़ रहा है इसका नाम क्या हो जाता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप प्रेजेंट है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में देखो ध्यान से, तो कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। जो व्हाइट कलर से हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है इसके अंदर में कुछ अंदर की तरफ फोल्ड हैं, है ना, मुड़ी हुई है ये अंदर की तरफ। ये जो अंदर की तरफ इसमें फोल्ड प्रेजेंट है इनको बुलाया जाता है मीजोजोम। तो ये जो अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड हमें दिखाई पड़ रहे हैं इनका नाम है मीजोजोम। यहाँ पे भी मीजोजोम है, ये आप देखेंगे तो ये भी मीजोजोम है। बहुत सारे मीजोजोम, यहाँ पर एक मीजोजोम बनाया है, यहाँ पर एक मीजोजोम बनाया है, ये एक मीजोजोम है और ये भी एक मीजोजोम है। तो जब भी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो उससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसका नाम है मीजोजोम। मीजोजोम के अंदर में हम अगर देखें तो कुछ एक्सटेंशंस लगे हुए हैं जो सेल के बाहर की तरफ निकले हुए हैं और सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो सेल एनवलप या फिर सेल से जुड़े हुए कुछ एक्सटेंशन है जो बाहर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके मूवमेंट या फिर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें तीन डिफरेंट टाइप के आपको एक्सटेंशन दिखाई पड़ेंगे। ये जो सबसे बड़ा वाला आपको दिखाई पड़ रहा है ये है फ्लैजेला। तो जो सबसे बड़ा एक्सटेंशन है ये हो गया हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला के अलावा दो और एक्सटेंशंस होते हैं जिसमें एक पिलाई और दूसरे ये छोटे वाले सबसे स्मॉलेस्ट साइज के फेमरी। तो हमारे पास में तीन एक्सटेंशन होते हैं जिनमें से फ्लैजेला का काम है मोटिलिटी में, मूवमेंट करवाने में, और पिलाई और फेमरी का काम होता है अटैचमेंट करवाने में। काम इनका मेन वो रोल रहता है। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। जैसे किसी भी सेल के पास में साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही बैक्टीरियल सेल के पास में भी अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो डिस्कस करते हैं। पहले इसका जीनोमिक डीएनए, ये इसका क्या प्रेजेंट है? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए का मतलब है मेन डीएनए, जो बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो उसका मेन डीएनए होता है उसको बोलते हैं उसका जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए कैसे नेचर का है? एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो जो जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड है। अगर हम यूकैरियोट्स से इसको कंपेयर करेंगे तो यूकैरियोट्स में जीनोमिक डीएनए लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड रहता है। जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ प्लाज्मिड डीएनए, छोटे छोटे डीएनए जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं जिनका नाम है
प्लाज्मिड डीएनए या फिर सिर्फ प्लाज्मिड कह करके भी इनको बोलते हैं। तो छोटे छोटे कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे जीनोमिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर था, वैसे ही प्लाज्मिड डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं जो उसको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। डीएनए कंटेंट समझने के बाद में, दो तरह का डीएनए समझने के बाद में हमारे पास आता है राइबोसोम। भाई एक ऐसा ऑर्गेनील जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, और ये ऑर्गेनील बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर में जो राइबोसोम पाए जाते हैं दे आर 70S राइबोसोम। तो यहाँ पे भी राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम मिलते हैं दे आर 70S। ये 70S राइबोसोम का काम होता है mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस करना। डीएनए mRNA बनाता है और mRNA से आगे चल करके राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना इन 70S राइबोसोम का काम होता है बैक्टीरिया में। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे 80S राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम सकते हैं, जैसे ये वाला राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूम रहा है, या फिर हो सकता है कि ये मेम्ब्रेन से अटैच होकर के प्रोटीन का सिंथेसिस करे। तो राइबोसोम दोनों तरह के हो सकते हैं, एक साइटोप्लाज्म में फ्री घूम रहा होगा और दूसरा मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ है और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, ये होता है राइबोसोम जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, और ये बैक्टीरिया प्लस यूकैरियोट दोनों में कॉमन है। ये बीच में कुछ हमने डिपोजिशंस दिखाई हैं जहां पे कुछ मटेरियल इकट्ठा होकर के एक साथ प्रेजेंट है। इन एग्रीगेट्स को या फिर ये जो गुच्छा बनाए किसी मटेरियल का, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर इंक्लूजन बॉडी। ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये एक एग्रीगेट है, एक गुच्छा है जहां पे बहुत सारा मटेरियल आकर के इकट्ठा हो चुका है, तो इसी एग्रीगेट को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो दीज आर जस्ट एग्रीगेट ऑफ अ मटीरियल। इस एग्रीगेट के ऊपर में कोई भी सेल कवरिंग या फिर मेम्ब्रेन कवरिंग देखने को नहीं मिलती है। सो नो मेम्ब्रेन एनक्लोजर। इनके ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को नहीं मिलती है। ये इंक्लूजन बॉडीज अलग अलग तरीके की चीज़ों का स्टोरेज करने के लिए काम आते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास में अलग से कोई ऑर्गेनेल स्टोरेज करने के लिए तो है नहीं। तो जो भी मटेरियल इसको स्टोर करना है वो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा होता है, और उस पर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होने वाली है। लास्ट अगर हमें बात करनी है वो है क्रोमैटोफोर्स। यहाँ पे आप एक और इनफोल्डिंग देख रहे होंगे। इन इनफोल्डिंग्स का नाम होता है क्रोमैटोफोर्स। ये जो क्रोमैटोफोर्स हैं ये भी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, लेकिन ये मीजोजोम से अलग हैं। इन क्रोमैटोफोर्स के ऊपर या फिर इन इनफोल्डिंग्स के ऊपर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। भाई जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने वाला है, तो उन बैक्टीरिया के अंदर में हमें क्रोमैटोफोर्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि क्रोमैटोफोर्स के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स हमें उन्हीं में दिखाई पड़ेंगे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो। सब में बैक्टीरियाज में ये ऑब्जर्व नहीं होने वाले, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। अब इसी डायग्राम को हमें पूरा स्ट्रक्चरली समझना है, एक एक करके पढ़ने वाले। स्टार्ट हम करेंगे सेल एनवेलप से। सेल एनवेलप खुद 3 लेयर्स का बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसी ऑर्डर में बाहर से अंदर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कवर करने वाले। पहले हम बात करने वाले हैं सबसे बाहरी पार्ट की, सेल एनवेलप। जो बैक्टीरिया के ऊपर में 3 कवरिंग को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं सेल एनवेलप। अब इस सेल एनवेलप के अंदर भी 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो बाहर से अंदर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके नीचे सेल वॉल और सबसे नीचे की तरफ में सेल मेम्ब्रेन। ये जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, इन तीनों का कॉम्पोजिशन, अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, जिस मॉलिक्यूल से मिल करके ये बने होते हैं वो अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, लेकिन फिर भी हमने इनको एक सिंगल यूनिट या फिर एक कॉमन यूनिट सेल एनवेलप में क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि तीनों का काम है कवरिंग और प्रोटेक्शन देना। अगर एक जर्नल काम की बात करें
तो प्रोटेक्शन तो तीनों दे रही हैं, बाकी इनके जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो भी थोड़े से डिफर करेंगे। तो इनके कॉम्पोजिशन और फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। पहला कंपोनेंट है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ग्लाइकोकैलेक्स का मतलब पता होना चाहिए। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट कोई कॉमन फॉर्म में हम शुगर बोलते हैं। और कैलेक्स का मतलब होता है कोट। इसका मतलब एक शुगर का कोट जो बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और उसके ऊपर प्रेजेंट होने के साथ में उसको स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। जो ग्लाइकोकैलेक्स या फिर शुगर का कोट होगा ना, वो उसको स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है ताकि वो इजिली किसी सरफेस से अटैच हो सके या दूसरी बैक्टीरिया से अटैच हो सके। ये काम होता है ग्लाइकोकैलेक्स का। तो ग्लाइकोकैलेक्स या फिर जो शुगर कोट है उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है, जिस शुगर को बोला जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है एक ऐसा शुगर पॉलीमर, एक ऐसा शुगर का पॉलीमर, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर जो पानी के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर ले, है ना। कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करने के बाद में एक स्टिकी जेल लाइक मटेरियल का सिंथेसिस कर दें। पानी को ट्रैप करके एक चिपचिपी सी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दें, एक स्टिकी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दें। तो ऐसे शुगर पॉलीमर को हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोकैलेक्स का जो मेन कॉम्पोजिशन है दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ये भी डिपोजिशन या फिर अमाउंट के बेसिस पे, कितना डिपॉजिट है बैक्टीरिया की आउटर सरफेस पे, इसके बिहाफ पे हम ग्लाइकोकैलेक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है कैप्स्यूल और दूसरा टाइप का ग्लाइकोकैलेक्स होता है स्लाइम लेयर। ये जो डिवीजन किया गया है ये अमाउंट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, कितना ज्यादा म्यूकोपॉलीसैकेराइड या फिर कितनी मोटी लेयर ग्लाइकोकैलेक्स की बनी है, और उसके अंदर में अरेंजमेंट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, क्या बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट है, बहुत ही टाइट अरेंजमेंट है या फिर लूज अरेंजमेंट है, इसके बिहाफ पे दो कैटेगरीज ग्लाइकोकैलेक्स की बनाई गई है। पहली बात करते हैं कैप्स्यूल की। कैप्स्यूल के अंदर में जो नेचर होता है इसका, इट इज अ थिक प्लस लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। अगर ग्लाइकोकैलेक्स एक थिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है और थिक होने के साथ में जो वहां पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत ही रेगुलर होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर यानी टाइट अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल जो बाइंडिंग है वो काफी अच्छी है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। स्लाइम लेयर की अगर हम बात करें तो यहां पे ये थिन लेयर की फॉर्म में काम करती है। थिन लेयर है, लूज लेयर है। अब ये थिन और लूज क्यों है, बिकॉज यहां पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इरेग्युलर है। मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली आपस में पैकेज्ड नहीं है, आपस में पैक्ड नहीं है। कैप्सूल का जो दूसरा डिफरेंस होता है कि कैप्सूल के अंदर में म्यूकोपॉलीसैकेराइड तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अलावा कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन उसको एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्लाइम लेयर के अंदर में मैक्सिमम जो होता है मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड ही होता है। यहां पे प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, इसीलिए इनका अरेंजमेंट भी जो होता है वो इरेग्युलर लूज टाइप का अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम कैप्सूल और स्लाइम लेयर का एक डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है। जो स्लाइम कैप्सूल बनने वाला है यहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट शो करेंगे, एक दूसरे के साथ में बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट शो करने वाले। क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है इसकी वजह से एक टफ एंड रिजिड लेयर इस तरह से क्रिएट हो जाएगी जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली आपस में लगे हुए हैं और जो लेयर है ये काफी थिक लेयर की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है।
वहीं पर अगर हम स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम लेयर जो है वो थिन लेयर होगी और लूज अरेंजमेंट दिखाएगी। यहाँ पर हमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छा प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखरे हुए रहेंगे। ये मॉलिक्यूल्स हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के। ये स्लाइम लेयर हो गई। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स के क्या क्या फंक्शन थे, पहले हम उनकी बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करना। भाई म्यूकोपॉलीसैकेराइड पानी को पकड़ के एक स्टिकी लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब एक ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बनती है इसके अंदर वाटर कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है। क्योंकि वाटर कंटेंट हाई है तो वो बैक्टीरिया को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, उसके डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। कभी अगर बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में है जहां पे वाटर बहुत ज्यादा नहीं है तो उसका वाटर लॉस ना हो, न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला काम होता है इसका बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचाना। बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन या फिर वाटर लॉस से, उसकी बॉडी से, उसके सेल से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा ना हो उससे प्रिवेंट करना। डिहाइड्रेशन के साथ में बैक्टीरिया से मिनरल लॉस, जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने वाला था, जो मिनरल्स का लॉस होने वाला था, उसको भी रोकने वाला है। तो पहला काम होता है इस ग्लाइकोकैलिक्स का बैक्टीरिया के वाटर लॉस को कम करना, मिनरल्स या फिर न्यूट्रिशन के लॉस को कम करना। दूसरा काम होता है इसका बैक्टीरिया की सरफेस को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करना। बैक्टीरिया की जो सरफेस है उसका नेचर कैसा हो जाता है, स्टिकी नेचर, चिपचिपा नेचर। ये जो स्टिकी नेचर है ये किस में काम आएगा, स्टिकी नेचर काम आता है बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में। अगर ऊपर की सरफेस आपकी चिपचिपी है तो किसी एक्सटर्नल सरफेस से अटैच हो सकता है इजिली। दूसरा जो हेल्प करता है कॉलोनी फॉर्मेशन में। जब भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो एक बैक्टीरिया अकेला ग्रो नहीं करता, वो बहुत सारी बैक्टीरिया के साथ में ग्रो करता है, एक उनके साथ चिपका हुआ रहता है और बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक करके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। अब कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि एक बैक्टीरिया दूसरे से चिपका हुआ दिखाई पड़े और चिपकाने का काम कौन करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये कॉलोनी फॉर्मेशन में स्टिकी नेचर हेल्प करता है। एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि सिर्फ कैप्सूल के लिए डेडिकेटेड है। एक स्पेशल फंक्शन भी देखने को मिलता है जो कि सिर्फ कैप्सूल परफॉर्म करता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो किसी होस्ट बॉडी में जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मान लो ह्यूमंस के अंदर में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जाता है और ह्यूमंस के सेल को अटैक करता है, किसी ऑर्गन को अटैक करता है और वहां पे डिजीज कॉज करता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कहीं पे डिजीज कॉज कर रहा हो। अब ये जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है होस्ट का इम्यून सिस्टम। अगर किसी बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल करने की कोशिश करेगा। तो बैक्टीरिया चाहता है कि उसके जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन मिले उससे। तो होस्ट के इम्यून सिस्टम को से प्रोटेक्शन देने का काम करता है कैप्सूल। तो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं अगर उनके पास में कैप्सूल देखने को मिलता है तो उनकी जो पैथोजेनिक एबिलिटी है, डिजीज करने की एबिलिटी है, वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो कैप्सूल क्या करता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को बढ़ाता है, पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। तो ये होता है हमारे पास कैप्सूल का काम। बाकी जो जर्नल काम है ग्लाइकोकैलिक्स के वो हमने यहाँ पे बता दिया। तो कंपोजिशन, फंक्शन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेल एनवेलप का जो सेकंड लेयर था ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे वाला लेयर था, दैट वाज सेल वॉल। अब सेल वॉल एक रिजिड और टफ लेयर होती है जो कि ना सिर्फ सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है भाई, क्योंकि एक रिजिड लेयर है उसका शेप फिक्स्ड होता है, तो वो किसी भी सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और साथ में मैकेनिकल प्रोटेक्शन। किसी सेल के अंदर उसको मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करना, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल वॉल कर रही होती है। तो जो सेकंड कंपोनेंट है सेल एनवेलप का, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के नेचर की बात करें तो इट इज टफ, रिजिड लेयर
और फंक्शन की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके। पहला तो प्रोवाइड शेप टू सेल, इतना रिजिड होता है कि ये किसी भी सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। शेप प्रोवाइड करने के साथ में जो दूसरा काम होता है इसका, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, टू प्रिवेंट द मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकली वो सेल डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लेयर काम करती है। मैकेनिकल डैमेज यानी कि बर्स्ट ना हो जाए, भाई एक्सेस पानी का इनटेक करके कोई सेल बर्स्ट हो सकता है, रप्चर हो सकता है, तो कोई सेल बर्स्ट ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए। या फिर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर उसके एडिशनल बाहर से लगता है तो कोलैप्स हो सकता है, कोई भी सेल पिचक सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ये भी प्रिवेंट करना है। तो बर्स्ट भी प्रोटेक्ट करना है, फूटना और कोलैप्स यानी कि पिचकना भी इसको प्रिवेंट करके रखता है। ये जो सेल वॉल है ये हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई नहीं पड़ती। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल, जैसे प्लांट सेल हो गया, फंजाई के सेल हो गए, इनके अंदर भी सेल वॉल देखने को मिलती है। तो मतलब यूकैरियोट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स दोनों के पास में सेल वॉल होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो प्लांट की सेल वॉल के कॉम्पोजिशन से अलग है। यहां पर जो सेल वॉल बनी होती है, अगर इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहां पे सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन नाम के एक पॉलीमर से। पेप्टिडोग्लाइकन, जिसका दूसरा नाम होता है म्यूरिन। तो आप पेप्टिडोग्लाइकन बोल दो या फिर म्यूरिन। अब अगर इस पेप्टिडोग्लाइकन के वर्ड को हम तोड़ें तो पेप्टिडोग्लाइकन में खुद दो वर्ड्स आ रहे हैं। ग्लाइकन का मतलब है शुगर पॉलीमर और पेप्टिडो का मतलब है एक छोटा सा पेप्टाइड। पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड की एक छोटी सी चेन होती है, कुछ अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन करते हैं और उसी चेन का नाम होता है पेप्टाइड। दो चीजें प्रेजेंट है, शुगर के पॉलीमर प्रेजेंट है और शुगर के पॉलीमर के साथ में छोटे छोटे पेप्टाइड के सेगमेंट्स भी प्रेजेंट है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स भी प्रेजेंट है। अगर हम बात करें किस तरह का शुगर पॉलीमर होता है तो यहां पर एक हेट्रोपॉलीमर प्रेजेंट होता है। यहां पर एक हेट्रोपॉलीमर ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा यूनिट्स या फिर एक से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में रिपीट हो रही हैं। इस हेट्रोपॉलीमर में दो शुगर मॉलिक्यूल्स रिपीट करते हैं, जिसमें एक होता है NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और ये जुड़ा होता है दूसरे शुगर यूनिट से NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। फिर से ये जुड़ा होता है NAM यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और फिर से ये जुड़ा होता है NAG यानी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। फिर से ये जुड़ा होता है NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और फिर से ये जुड़ा होता है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ये एक शुगर चेन है और इस शुगर चेन में NAM, NAG, NAM, NAG ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहे हैं, एक के बाद एक रिपीट कर रहे हैं। ये तो एक सिंगल चेन है पॉलीमर की, ऐसी बहुत सारी चेन होंगी। हम यहां पर दो चेन बना लेते हैं, एक और चेन बना लेते हैं, एक और चेन बना लेते हैं। यहां पे हमने एक और चेन बना ली, एक और चेन बना लेते हैं, यहां पे हमने एक और चेन बना ली। तो यहां पे हमने तीन डिफरेंट जो शुगर की हेट्रोपॉलीमर चेन है वो कंस्टिट्यूट कर ली। लेकिन ये जो शुगर की चेन है इनको आपस में जोड़ना भी तो पड़ेगा भाई। अगर चेन इंडिविजुअल रहेगी, आपस में नहीं चिपकी हुई रहेगी, तो वो चेन तो वैसे भी बिखर जाएगी। तो इन सबको आपस में ज्वाइन करने का काम करना है अब हमें। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास आता है पेप्टाइड। इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास में क्या आता है? पेप्टाइड लिंकेज। इनको क्रॉस लिंक करने के लिए हमारे पास में होता है सेकेंड कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड का काम है दो शुगर पॉलीमर्स को ज्वाइन करना। ये जो पेप्टाइड है ये सिर्फ और सिर्फ NAM के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और इस वाले NAM के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसको अलग कलर से बनाते हैं, रेड कलर से। इस वाले NAM और इस वाले NAM को क्रॉस लिंक, इस वाले NAM और इस वाले NAM को क्रॉस लिंक, इस वाले NAM और इस वाले NAM को क्रॉस लिंक, यहां से इसको क्रॉस लिंक, यहां से इसको क्रॉस लिंक और यहां से इसको क्रॉस लिंक। तो ये हमारे पास में पेप्टाइड्स हो गए। और पेप्टाइड का एक ही काम है, शुगर की जो पॉलीमर्स हैं, शुगर की जो चेन है, हेट्रोपॉलीमेरिक जो चेन है, इनको क्रॉस लिंक करना, इनको जोड़ के रखना। तो ये जो रेड कलर से हमने बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में या तीन शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग, और ये क्रॉस लिंकिंग किसकी मदद से हो रही है? पेप्टाइड की मदद से हो रही है। रेड कलर वाली जो लाइन हमने बनाई है दैट इज पेप्टाइड। जब ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर के पॉलीमर और पेप्टाइड लिंकेज दोनों को मिला दिया जाता है तो इस कंप्लीट डाई स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये जो हमें मिला है दिस इज कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकन। और ये पेप्टिडोग्लाइकन एक लेयर की फॉर्म में पूरे बैक्टीरियल सेल के आसपास उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जो उसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया का सेल वॉल। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाद में बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, जो लास्ट कंपोनेंट था सेल एनवलप का, दैट वाज सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जिसको आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अलावा हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह करके बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल है। कोई सा भी सेल आप उठा करके देख लो, बैक्टीरिया का सेल, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल, फंजाई का सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कोई सा भी सेल आप उठा करके देखोगे उसके अंदर मिनिमम सेल वॉल प्रेजेंट होगी ही होगी। इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज अ यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। किसी भी सेल को आप उठा करके देखोगे तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती ही है। और मजेदार बात यह है कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कोई सा भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, फंजाई, सबके अंदर में जो सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं देता है। ये इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कॉम्पोजिशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में लगभग सिमिलर रहता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, कॉम्पोजिशन में भी फर्क नहीं होता अलग अलग सेल्स के रेस्पेक्ट में। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का, लिपिड प्लस प्रोटीन का। किसी भी सेल के अंदर हम बात करें, चाहे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फंजाई, एनिमल, किसी भी बात करें, इसके कॉम्पोजिशन के अलावा इसका जो नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ये सेल वॉल की तरह रिजिड नेचर ना होकर के फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, यानी कि ये फोल्ड हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये फोल्डिंग भी कर सकती है, जो कि हम मीजोसोम में देखेंगे, मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के अंदर की तरफ फोल्ड होकर मीजोसोम बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करना। सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल यानी कि ये सेलेक्ट कर सकती है या आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन से मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ लेकर के आना है, या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होने वाला है। क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इसको मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, इसीलिए हम बोलते हैं जितना भी डायलॉग सेल और उसके सराउंडिंग के बीच में चल रहा होता है वो सारा कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि मटेरियल्स का एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही टू एंड फ्रो सेल एंड सराउंडिंग के बीच में चलता है। इसीलिए जितना भी डायलॉग होगा बिटवीन द सेल एंड सराउंडिंग, बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स सेलेक्टिव परमिएबल नेचर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर हम यूकैरियोटिक सेल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, स्ट्रक्चर सेम है। तो हमें दो बार पढ़ने की बजाय हम जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसको बस इतना ही, इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स, कॉम्पोजिशन और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी तक ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की सेल एनवलप की जो तीन लेयर्स थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कवर हो गई। सेल एनवलप के बाद में सेल एनवलप के डिफरेंस के बेसिस पे जो दो टाइप के बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं वो समझने वाले हैं। सेल एनवलप के डिफरेंस के बिहाफ पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। ये बैक्टीरिया दो टाइप का किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर सेल एनवलप।
इनके सेल एनवलप में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। सेल एनवलप में भी जो मेन डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो आपको सेल वॉल में दिखाई पड़ता है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको सेल एनवलप ना दे करके डायरेक्टली सेल वॉल क्वेश्चन में दिया होता है। अब पहले तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का क्या मतलब है और क्या डिफरेंस होता है दोनों बैक्टीरिया के अंदर में, दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अंदर में, वो समझने वाले हैं। ये जो ग्राम का मतलब है एक डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब होता है जहां पे हम दो डिफरेंट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। दो डिफरेंट स्टेन का इस्तेमाल करके हम दो अलग अलग तरह के सेल के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है इसको डेवलप किया था एक साइंटिस्ट H.C. ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। इसी वजह से इसका नाम आज के टाइम पे ग्राम स्टेनिंग भी बोला जाता है। तो जो प्रोसीजर है इसको हम ग्राम स्टेनिंग भी बोलते हैं। इस ग्राम स्टेनिंग के दौरान हम एक पर्टिकुलर स्टेन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, या इसको ग्राम स्टेन भी बोला जाता है, जो कि वॉयलेट कलर का दिखाई पड़ता है। ये इस प्रोसीजर का मेन स्टेन है या फिर प्राइमरी स्टेन है। एक दूसरा स्टेन भी होता है जिसको बोलते हैं काउंटर स्टेन, सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन, जो कि हमारे पास में पिंक से रेड कलर का होता है। ये जो स्टेन है ये काउंटर स्टेन है। तो दो तरह के स्टेन हमने यूज किए हैं, एक प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट और एक दूसरा स्टेन काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन। पूरा प्रोसीजर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना याद रखिए कि हम एक पर्टिकुलर प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। जब ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर खत्म होता है तो अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बाद में अगर बैक्टीरिया पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है, अगर रिजल्ट के तौर पे बैक्टीरिया पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाएगा, क्योंकि उसने ग्राम स्टेन रिटेन किया है, जो हमारा प्राइमरी स्टेन है उसको अपने अंदर में स्टोर किया है, अपने अंदर में बचा के रखा हुआ है। तो जो भी बैक्टीरिया आफ्टर ग्राम स्टेनिंग पर्पल कलर का दिखाई पड़ेगा उसका नाम हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव। वहीं पे जो भी बैक्टीरिया रिजल्ट के तौर पे फाइनली पिंक या फिर रेडिश कलर का दिखाई पड़ेगा उसका नाम हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि जो प्राइमरी स्टेन था क्रिस्टल वॉयलेट कलर का था वो उसने अपने अंदर में स्टोर नहीं किया, उसने क्या स्टोर किया है, काउंटर स्टेन, तो उसका नाम हो जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बस यही सिंपल सा प्रोसीजर आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा पूरा मेथड आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने प्रोसीजर की बात की है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मेन स्टेन को क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करता है एक, और दूसरा रिटेन नहीं करता। लेकिन क्या रीजन है कि ग्राम पॉजिटिव रिटेन करता है और ग्राम नेगेटिव रिटेन नहीं करता, उनके सेल एनवलप में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, वो समझ में आना चाहिए। तो एक बार हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव, और इधर हम लिखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के आसपास, ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मोटी सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये जो मोटी सी येलो कलर की हमने कवरिंग बनाई है ये है सेल वॉल, और ये सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की। ये सेल वॉल बनी है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की। एक थिक सेल वॉल यहां पर दिखाई पड़ती है। कैसी सेल वॉल दिखाई पड़ेगी, थिक सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। वहीं पर अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव की सेल मेम्ब्रेन होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी सेल मेम्ब्रेन ये हमने ड्रॉ की है। सेल मेम्ब्रेन के आसपास उसको कवर करती हुई एक थिन सेल मेम्ब्रेन वॉल होती है। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो भी पेप्टिडोग्लाइकन की है, लेकिन अगर थिकनेस की बात करोगे तो यहाँ पे सेल वॉल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। तो ये भी सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली थिन नेचर की होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में थिक नेचर की थी।
इस सेल वॉल के ऊपर में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। इस सेल वॉल के ऊपर एक और एडिशनल लेयर होती है जो कि लिपिड प्लस शुगर की बनी होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर, जिसको एलपीएस लेयर भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर में एक एडिशनल लेयर होगी, इसके ऊपर में एक एडिशनल लेयर होगी, ठीक है। ये जो एडिशनल लेयर है इसका नाम है लाइपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस लेयर। ये एडिशनल लेयर है, ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है। ये किसकी बनी है? लाइपो मतलब लिपिड और पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस शुगर की बनी होती है। ये डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सेल एनवेलप हमारा कवर हो गया। सेल एनवेलप के बिहाफ पे हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। अब हम सेल के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनकी बात करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है मीजोजोम। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड हो जाती हैं और फोल्ड होने के बाद में जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसका नाम है मीजोजोम। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं पहले मीजोजोम। मीजोजोम को डिफाइन करेंगे, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म और इनर साइड, टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म और इनसाइड, सेल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ जो फोल्डिंग्स होती हैं उन्हीं को हम मीजोजोम कह करके बुलाते हैं। अब ये जो मीजोजोम है ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बन रहा है। अब सेल मेम्ब्रेन किस तरह से इनफोल्ड होती है, मीजोजोम का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमें समझना है। तो मीजोजोम 3 डिफरेंट मॉर्फोलॉजी को एग्जिबिट कर सकता है। लेमिला की फॉर्म में एग्जिबिट कर सकता है, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन एक शीट की फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में फोल्ड होती है। टिब्यूल की फॉर्म में फोल्ड हो सकता है जब एक ट्यूब की फॉर्म में फोल्ड हो जाए इस तरह से, या फिर वेसाइकल की फॉर्म में फोल्ड हो सकती है जब वो स्फेरिकल शेप में वेसिकल की फॉर्म में फोल्ड हो जाए। ये 3 मॉर्फोलॉजी हमें फोल्डिंग्स की दिखाई पड़ती हैं। ज़्यादातर मीजोजोम जो होते हैं वो इन तीनों का मिक्सचर होते हैं। तो ज़्यादातर मीजोजोम जब हम बनाते हैं तो इन तीनों का एक मिक्सचर हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब मीजोजोम को वापस से ड्रॉ करते हैं। एक सेल के अंदर हमने पहले भी बनाया था, ये बना नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमने एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है और ये कुछ मीजोजोम्स बनाए हैं, ठीक है। ये जो टोटल मीजोजोम होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल या फिर सेंट्रल मीजोजोम, और बाकी जो छोटे छोटे मीजोजोम प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं पेरीफेरल मीजोजोम। पेरीफेरल मीजोजोम। सेंट्रल मीजोजोम पूरे सेल में एक ही होता है और पेरीफेरल मीजोजोम मल्टीपल, बाकी जितने भी प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलते हैं? पेरीफेरल मीजोजोम, ठीक है। तो 2 तरह के मीजोजोम होते हैं। अब इन मीजोजोम का काम क्या है? पहले तो हम सेंट्रल मीजोजोम से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल मीजोजोम जीनोमिक डीएनए को पकड़ के रखता है। जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए या फिर जो जीनोमिक डीएनए है, बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए है उसको पकड़ के रखता है। उसके डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। जब ये डिवाइड करेगा, जब ये 2 नए सेल बनाने जाएगा तो उस टाइम पर भी हेल्प करेगा। साथ में ये सेल डिवीजन के अंदर में भी हेल्प करता है। तो सेंट्रल मीजोसोम क्या क्या काम करने वाला है? पहला, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए 2 अलग अलग सेल में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, तो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्रोल करता है, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है। साथ में सेल डिवीजन के दौरान सेप्टम फॉर्मेशन, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेल डिवीजन करवाते टाइम
सेपरेशन क्रिएट करता है या फिर सेप्टम का फॉर्मेशन करता है, तो सेल डिवीजन करने में भी मदद कर रहा होता है। वहीं पर अगर हम पेरिफेरल मेसोसोम की बात करें तो पेरिफेरल मेसोसोम के साथ में रेस्पिरेटरी एंजाइम जुड़े हुए रहते हैं। भाई पेरिफेरल मेसोसोम के साथ में क्या जुड़े हुए रहते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम का काम है फूड का ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करना, फूड का ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करना। अब ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करेगा तो इसी को हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं और ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करके एटीपी का सिंथेसिस करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। ये दोनों काम, चाहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करें, एटीपी सिंथेसिस की बात करें, ये दोनों काम माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को देखें तो जो काम एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सेम काम ये पेरिफेरल मेसोसोम बैक्टीरिया के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका मतलब मेसोसोम बहुत हद तक फंक्शनली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। इसीलिए एक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेसोसोम के लिए कि जो मेसोसोम होते हैं बैक्टीरिया के, दे आर फंक्शनली सिमिलर। फंक्शनली सिमिलर, फंक्शनली सिमिलर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एनालॉगस, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनके फंक्शनली एनालॉगस है मेसोसोम बैक्टीरिया का। ये कुछ बेसिक काम है सेंट्रल मेसोसोम और पेरिफेरल मेसोसोम के। इसके अलावा भी बाकी सारे जो मेसोसोम के जर्नल काम होते हैं, एक बार हम उनको भी लिखने वाले हैं। मेसोसोम के अदर फंक्शंस में क्या क्या लिखने वाले हैं? अदर फंक्शंस में देखो, अदर फंक्शंस को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि मेसोसोम और कुछ नहीं है, मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। भाई सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो उसी फोल्डेड स्ट्रक्चर को ही मेसोसोम बोला जाता है। मतलब जो भी काम सेल मेम्ब्रेन का होगा उसका सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कौन करता है? मेसोसोम। अब कोई चीज अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है तो फोल्ड होने की वजह से उसका सरफेस एरिया ओवरऑल तो बढ़ेगा। इसका मतलब मेसोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस एरिया होती है उसको इंक्रीज करना। किसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करना? ऑफ सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ेगी तो जितना भी फंक्शन, जितने भी एंजाइम सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं वो सारे भी बढ़ेंगे। जितना भी फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी एंजाइम है सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए एंजाइम, उनका अमाउंट भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, भाई चीज़ों का आदान प्रदान, चीज़ों को बाहर भेजना और चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, जिसमें हम सिक्रीशन बोलेंगे। कोई चीज़ बाहर भेजने को क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। या फिर एब्जॉर्प्शन, कोई चीज़ अंदर की तरफ इनटेक करने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इन दोनों का एफिशिएंसी मेसोसोम के प्रेजेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो ये हो गया हमारा कुछ जर्नल फंक्शन जो मेसोसोम परफॉर्म करता है। मेसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और हमें ये याद रखना है। मेसोसोम के बाद में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं और अंदर की तरफ चलेंगे, जो बैक्टीरिया है उसके साइटोप्लाज्म की तरफ में हम चलने वाले हैं। बैक्टीरिया के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डीएनए। किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? उसका डीएनए। बैक्टीरिया के पास में दो तरह के डीएनए होते हैं। एक होता है उसका जीनोमिक डीएनए, एक होता है उसका जीनोमिक डीएनए या फिर मेन डीएनए। मेन डीएनए, असेंशियल डीएनए, इसके बिना बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। इसके बिना ये बैक्टीरिया अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जरूरी है। जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ एडिशनल डीएनए होते हैं जो हेल्पिंग डीएनए होते हैं। वो जरूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो डीएनए प्रेजेंट रहेंगे तो बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल हेल्प मिलती है, एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो कुछ एडिशनल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, दीज आर जस्ट एडिशनल डीएनए। एडिशनल डीएनए, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं दीज आर ऑप्शनल डीएनए। इनकी एब्सेंस में बैक्टीरिया मरेगा नहीं।
बैक्टीरिया पूरे अच्छे से सर्वाइव कर सकता है विदाउट प्लाज्मिड डीएनए, लेकिन इनकी प्रेजेंस से उसको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, उसको कुछ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसकी मदद से वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपने हैबिटाट में सर्वाइव कर पाएगा। पहले तो बात करते हैं जीनोमिक डीएनए की। ये जो जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरिया का, जो जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरिया का, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर। एक सर्कुलर डीएनए होगा जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलेगा, और ऐसा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा पूरे सेल में, पूरे साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के ऐसा सिर्फ एक ही सेल होगा, ऐसी एक ही मॉलिक्यूल होगा। इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। बिना जीनोमिक डीएनए के बैक्टीरिया सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। दूसरा आता है हमारे पास में प्लाज्मिड डीएनए। अच्छा, प्लाज्मिड डीएनए से पहले हम इसी को थोड़ा सा और ब्रश अप करते हैं। ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये कहां पर जुड़ा हुआ रहता है? ये सेंट्रल मीजोसोम, ये जो हमने सेंट्रल मीजोसोम बनाया है इससे चिपका हुआ रहता है, इससे लगा हुआ रहता है। इस डीएनए के ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ये पूरा नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके ऊपर में कोई भी कवरिंग या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, अब इसको पैकेज करने की बात करते हैं कि जो हमारे पास में जीनोमिक डीएनए है उसको हम कैसे बैक्टीरिया के अंदर कैसे पैकेज किया जाता है, उसका साइज कॉम्पैक्ट किया जाता है। अब बैक्टीरिया के पास में हिस्टोन प्रोटीन्स तो होते नहीं है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स जो यूकैरियोट्स में पैकेजिंग में मदद करते हैं। तो बैक्टीरिया में डीएनए को पैकेज करने के लिए कुछ अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिनकी मदद से इसको पैक किया जाता है। कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो हिस्टोन नहीं है ऑब्वियसली, बट पैकेजिंग में हेल्प करते हैं कुछ इस तरह। इसको डबल स्ट्रैंडेड बना दो, सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ये हमारे पास में कुछ नॉन हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। इसकी वजह से जो सारा का सारा डीएनए था ना, वो बीच में एक जगह पर कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये लूप्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कॉम्पैक्ट नहीं हुए, तो जो कॉम्पैक्ट नहीं हुए उन एरियाज को हम क्या बोल रहे हैं? लूप्स, जो ऐसे लूप की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जीनोमिक डीएनए, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स से बंधा होता है और कुछ लूप्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है इस तरह का। इसी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देखो ये पूरा नेकेड इसी तरह से प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, ऐसे का ऐसा ही प्रेजेंट रहेगा, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहती, तो ये न्यूक्लियोइड होता है। या फिर इसको इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर इसी को प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं। भाई एक्चुअल क्रोमोसोम तो बैक्टीरिया में बन नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। बैक्टीरिया के पास में कोई हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअल क्रोमोसोम नहीं बनेगा जैसा यूकैरियोट्स में बनता है। यहाँ पे इसी न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम होता है प्रोक्रोमोसोम। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कितने प्रोक्रोमोसोम, कितने न्यूक्लियोइड, कितने इंसिपिएंट न्यूक्लियस एक बैक्टीरिया के पास हो सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 1, क्योंकि एक ही जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल इसके पास में होता है, दूसरा नहीं होता। ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ प्लाज्मिड डीएनए होते हैं जो एडिशनल डीएनए, सारे बैक्टीरिया में नहीं होंगे, जिनके अंदर होंगे उनको एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। होते क्या है प्लाज्मिड डीएनए, पहले तो हम ये समझते हैं। जैसा जीनोमिक डीएनए का स्ट्रक्चर था, नेचर था, लगभग प्लाज्मिड डीएनए का भी वही नेचर रहता है। डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, स्मॉलर इन साइज,
जीनोमिक डीएनए के कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, मतलब हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर में इधर उधर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर इन प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए नॉट असेंशियल, भाई जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड डीएनए किसी बैक्टीरिया के पास में प्रेजेंट हो, नॉट असेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। बिना इसके भी वो सर्वाइव करेगा बैक्टीरिया और रिप्रोड्यूस करेगा। तो फिर इसका काम क्या है? कुछ एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करना। इसका काम होता है टू प्रोवाइड some additional characters to bacteria, some provide additional benefit to bacteria। किस तरह का बेनिफिट ये प्रोवाइड कर सकता है? एक बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर में एक पर्टिकुलर टाइप का प्लाज्मिड है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप के या कुछ एंटीबायोटिक्स से उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, और भी बहुत सारे काम करता है। हमारे लिए जो काम का है वो सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक दी जाती है किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरिया, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास में ऐसा प्लाज्मिड है जिसने उसे इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बना दिया, तो वो उससे तो नहीं मरने वाला। तो ये उसका एडिशनल कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐसे प्लाज्मिड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं उनको बोलते हैं आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होते हैं जो डीएनए ट्रांसफर में हेल्प कर रहे होते हैं। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए एक ट्यूब का फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है। एक बार हम बता देते हैं, कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर में एक ट्यूब या फिर सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है। सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है। ये तभी होगा जब बैक्टीरिया के पास में जीनोमिक डीएनए के अलावा एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है एफ प्लाज्मिड। जिस बैक्टीरिया के पास में ये प्लाज्मिड होता है एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर, वही बैक्टीरिया इस सेक्स पिलाई को बना सकता है। इस सेक्स पिलाई का सिंपल सा काम है डीएनए का ट्रांसफर करना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करना। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसके पास में एफ प्लाज्मिड होगा। तो सेक्स पिलाई या फिर डीएनए ट्रांसफर करने वाली ये ट्यूब तभी बनेगी जब उस बैक्टीरिया के अंदर में कौन सा प्लाज्मिड होगा? एफ प्लाज्मिड। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन को, अलग अलग तरह के कैरेक्टर को बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, ये 2 से हमारा काम बन जाएगा। ये हो गए प्लाज्मिड। कितने प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में हो सकते हैं? प्लाज्मिड का नंबर एक बैक्टीरिया में फिक्स नहीं होता। जैसे जीनोमिक डीएनए का नंबर बैक्टीरिया में फिक्स था। एक बैक्टीरिया के पास में एक सिंगल जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए का नंबर फिक्स नहीं है। किसी बैक्टीरिया के पास में 0 प्लाज्मिड हो सकते हैं, किसी के पास में 1 हो सकते हैं, किसी के पास में 2 हो सकते हैं, किसी के पास में 5 भी हो सकते हैं। तो इनका नंबर फिक्स नहीं होता किसी भी बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद में हमें बात करनी है राइबोसोम की। भाई जो डीएनए होता है, डीएनए काम कैसे करता है? डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से आगे चल करके प्रोटीन बनता है। अब ये जो आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम है, ये करता कौन है? ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील करता है जिसका नाम है राइबोसोम। तो डीएनए कहीं पर भी प्रेजेंट होगा, वो अपना काम तभी कर सकता है, प्रोटीन तभी बना सकता है जब उसको राइबोसोम की मदद मिलेगी। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन लेस, बिना मेम्ब्रेन का ऑर्गेनील जिसका नाम है राइबोसोम। जो राइबोसोम है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनील। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनील मतलब हर एक सेल के पास में, चाहे वो यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, वहां पे राइबोसोम मिलता है। बैक्टीरिया के पास में जो राइबोसोम मिलते हैं, दे आर 70S। ये 2 छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, एक 50S और एक 30S। दोनों मिल करके 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं।
इनका काम क्या होता है? mRNA से प्रोटीन बनाना। भाई सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले हमारे पास है डीएनए, डीएनए से बनेगा mRNA और mRNA से राइबोसोम जुड़ता है और राइबोसोम की मदद से बनने वाला है एक प्रोटीन। राइबोसोम की मदद से क्या बनने वाला है? एक प्रोटीन। तो ये जो काम करवाता है कि mRNA से प्रोटीन बनाने का काम है राइबोसोम का, ठीक है, 70S राइबोसोम। अब अगर हम बात करें राइबोसोम का प्रेजेंस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में या बैक्टीरिया के अंदर कहां कहां पर देखने को मिलता है, तो राइबोसोम 2 डिफरेंट स्टेट में बैक्टीरिया में मिलता है बेटा, 2 डिफरेंट स्टेट में मिलता है। अगर हम बैक्टीरिया को बनाएं तो 2 जगहों पे राइबोसोम मिलेगा। एक मिलेगा फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम जो कि उसके साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा, जो कि कहां घूम रहा होगा? उसके साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा फ्रीली, ऐसा ये साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, ये फ्री राइबोसोम है। लेकिन जो दूसरा राइबोसोम होता है दैट इज बाउंड राइबोसोम, दैट इज बाउंड राइबोसोम। बाउंड का मतलब है बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन, बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह से। ये बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से, ये बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से, ये बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से, ये बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से। तो कुछ राइबोसोम बाउंड रहते हैं सेल मेम्ब्रेन से और कुछ फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम भी रहे होते हैं। तो 2 तरह के राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर में हमें देखने को मिलेंगे। दोनों का काम सेम है, mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस वो दोनों ही कर रहे होते हैं। ये हो गया हमारा राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम यूकैरियोट्स के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के पास में राइबोसोम होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है बैक्टीरिया का इंक्लूजन बॉडीज। भाई बैक्टीरिया के पास में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है नहीं जिसके अंदर वो चीजों को स्टोर कर सके। जैसे अगर आपको पता होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि यूकैरियोट सेल के पास में वैक्यूल होता है जहां पर वो अपना वेस्ट मटेरियल या फूड स्टोर करके रखते हैं, पर बैक्टीरिया के पास में तो ऐसा कोई वैक्यूल है नहीं। तो अगर बैक्टीरिया को अपने सेल में कोई चीजें मटेरियल स्टोर करके रखना होगा तो वो कहां पर रखेगा? तो बैक्टीरिया अपनी चीजों को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सेल में हमें पढ़ना है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। ये जो इंक्लूजन बॉडीज है ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये गुच्छा है, एक पर्टिकुलर मटेरियल एक गुच्छा का फॉर्मेशन कर लेता है, इकट्ठा होकर के एक गुच्छा बना लेता है और उसी गुच्छे का नाम है इंक्लूजन बॉडी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, एग्रीगेट ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल which is not enclosed, which is not enclosed from a membrane। ऊपर से उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए, बस वो डायरेक्ट मटेरियल्स का क्लस्टर हो जाना चाहिए। तो जैसे ये क्लस्टर हो गया मटेरियल्स का, ये एक दूसरा क्लस्टर हो गया मटेरियल्स का, ये दोनों ही इंक्लूजन बॉडीज कहलाएंगे। और ये इंक्लूजन बॉडीज साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, आराम से प्रेजेंट होती हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं देखने को मिलती। बैक्टीरिया के अंदर में कितनी तरह की इंक्लूजन बॉडीज हैं? बहुत अलग अलग तरह की इंक्लूजन बॉडीज होती हैं और जिनका काम होता है डिफरेंट मटेरियल्स को स्टोर करना। जो कुछ कॉमन इंक्लूजन बॉडीज हैं उसमें है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एक ऐसा इंक्लूजन बॉडीज जो कि फॉस्फेट का स्टोरेज करता है। बैक्टीरिया के सेल में फॉस्फेट की जरूरत होती है, तो फॉस्फेट का स्टोरेज फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में होता है। दूसरा जो स्टोरेज ग्रेन्यूल हमें याद रखना है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, अगर आपको पता हो कि बैक्टीरिया अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, बैक्टीरिया अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। अगर बैक्टीरिया अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ग्लाइकोजन को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन कैसे इकट्ठा करेगा? इन द फॉर्म ऑफ
एन इंक्लूजन बॉडी कॉल्ड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। मतलब सारे ग्लाइकोजन एक इकट्ठा होकर के एक क्लस्टर बना देंगे, गुच्छा बना देंगे, और उसी गुच्छे का नाम है ये। ठीक है। गैस वैक्यूल, अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे इनके अंदर में वैक्यूल होता नहीं है, तो गैस वैक्यूल। बेटा ये कुछ नहीं है, ये गैस के बबल्स हैं। गैस के बबल्स हैं जो बैक्टीरिया अपने अंदर में ट्रैप करके रखता है, इन्हीं का नाम दे दिया है गैस वैक्यूल। एक्चुअल में ये गैस वैक्यूल नहीं है, ये गैस के इंक्लूजन बॉडी है। ये जो गैस वैक्यूल है, इनका काम क्या है? इनका काम है बाउंसी प्रोवाइड करना। इनका काम क्या बेटा? बाउंसी प्रोवाइड करना, बाउंसी टू बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को बाउंसी क्यों चाहिए? जो भी हमारे पास एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक्वेटिक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर का है ना। बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, एक्वेटिक नेचर में जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। अब पानी में मिलने वाला जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, आपको मालूम होगा पानी के अंदर सनलाइट एक पर्टिकुलर हाइट तक ही अंदर जाती है, उसके बाद लाइट अंदर नहीं जाती। अब मान लो अगर ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। जब वो खाना नहीं बनाएगा तो मर ही जाएगा अपने आप। तो अब अपने आप को फ्लोट कराने के लिए, सनलाइट की प्रेजेंस में रखने के लिए उसने क्या किया है? अपनी बाउंसी को बढ़ाया है। बाउंसी को कैसे बढ़ाया? अपने अंदर में गैस के मॉलिक्यूल स्टोर कर लिए, गैस के बबल स्टोर कर लिए, और इन्हीं गैस बबल को हम बोलते हैं गैस वैक्यूल। एक्चुअल में वैक्यूल नहीं है। अच्छा, क्या गैस वैक्यूल हर एक बैक्टीरिया में मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक बैक्टीरिया हैं, पानी में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर में गैस वैक्यूल मिलता है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया? जैसे साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे गैस वैक्यूल बिल्कुल मिलता है। दूसरा बैक्टीरिया बेटा कौन सा है? ग्रीन बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ग्रीन बैक्टीरिया वो। पर्पल बैक्टीरिया, जो बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आज के टाइम पे इनको कहते हैं, और इनको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, लेकिन पुराना नाम ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों में गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर में जो फूड स्टोर होता है, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो फूड स्टोर होता है, वो फूड स्टोर होता है साइनोफाइसिन स्टार्च की फॉर्म में। साइनोफाइसिन स्टार्च जो है वो एक ग्रेन्यूल बनाता है जिसका नाम है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल। तो ये भी हमारे पास में एक इंक्लूजन बॉडी हो गया। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के इंक्लूजन बॉडीज जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन कवरिंग इनके ऊपर में नहीं है। ठीक। अच्छा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास में एक और चीज प्रॉब्लम आती है। भाई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो उसके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी मिलेंगे, और पिगमेंट मिलते हैं किसी मेम्ब्रेन के अंदर। साइटोप्लाज्म में तो पिगमेंट मिल नहीं सकते, वो किसी मेम्ब्रेन में घुसे हुए रहेंगे। तो बैक्टीरिया में कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं वो समझना है। तो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास में एक स्पेशल सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जिसका नाम है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर भी एक सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। लेकिन ये मीसोसोम से कैसे अलग है कि इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर में, इस इनफोल्डिंग के अंदर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये किसको होल्ड करके रखता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को होल्ड करके रखता है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराना इसका फंक्शन होता है। तो इसके अंदर में हमें मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या सारे बैक्टीरिया में ये क्रोमैटोफोर मिलेगा? बेटा नहीं, सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कभी कभी ये बाहर भी निकल आता है मेम्ब्रेन से, तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इसकी मेम्ब्रेन में मिलेगा, और इसके ऊपर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे एम्बेडेड रहेंगे। इन्हीं को बोलते हैं क्रोमैटोफोर। कहाँ पे मिलते हैं? मेनली साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में, वहां पे मिलते हैं क्रोमैटोफोर। ये हो गए सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक चीज हमें पढ़नी है
बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है वो सेमी फ्लूइड नेचर का है, ये हमने पहले ही बताया है। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक सेल में सेमी फ्लूइड नेचर का एक साइटोप्लाज्म मिलता है। लेकिन बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में एक बेसिक फर्क होता है। अगर हम बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म यहाँ पे बनाए प्रोकैरियोट का, यहाँ पे यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म बनाए, तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ऐसे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं बहुत सारे, ये इनको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं मिलाकर के। ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाइब्रस प्रोटीन। और इस फाइब्रस प्रोटीन के गुच्छे को मिला करके बोलते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। इन साइटोस्केलेटन का काम होता है साइटोप्लाज्म का इंटरनल मूवमेंट करवाना, इंटरनल सर्कुलेशन करवाना। जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन साइटोस्केलेटन फाइब्रस प्रोटीन की मदद से अंदर ही मूवमेंट कर सकता है, फ्लो कर सकता है। इस मूवमेंट को बोला जाता है साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म का इंटरनल मूवमेंट विद इन द सेल किसकी मदद से होता है? साइटोस्केलेटन फाइब्रस प्रोटीन। पर ये साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में कंप्लीटली एब्सेंट है। जब प्रोकैरियोट में ये कंप्लीटली एब्सेंट है तो यहाँ पे साइक्लोसिस हो सकता है क्या? नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बैक्टीरिया का कि उसके अंदर कभी भी साइक्लोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हो गई हमने बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की। लेकिन बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की सरफेस से निकलते हुए कुछ एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर जिनको हम बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर कहकर के भी बुलाते हैं, वो समझने वाले अब हम। बैक्टीरिया की सेल से बाहर निकलते हुए कुछ एक्सटेंशन, कुछ थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस जिनको हम बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर बुलाते हैं। इस सरफेस स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट हमें पढ़ने, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्री। फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्री, ये तीनों जो बने होते हैं वो किस किस प्रोटीन के बने होते हैं? फ्लैजेला बना होता है फ्लैजेलिन नाम के एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के, फ्लैजेलिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। पिलाई जो बना हुआ है और फिम्ब्री जो बना हुआ है वो पाइलिन प्रोटीन, जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का है। ये बना हुआ है पिलिन प्रोटीन जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का है। तो 2 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, फ्लैजेलिन से फ्लैजेला बना हुआ है और पिलाई और फिम्ब्री सेम प्रोटीन पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पहले हम बात करते हैं इनके लेंथ की। जो फ्लैजेला होता है वो मैक्सिमम लेंथ का होता है, सबसे ज़्यादा लेंथ का होता है। पिलाई जो होता है वो ज़्यादा लेंथ का होता है और फिम्ब्री सबसे कम लेंथ की होती है। फ्लैजेला से स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ी लेंथ का है। फ्लैजेला से स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है उसका बेसल बॉडी। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये उसके सेल एनवलप में घुसा हुआ रहता है, सेल एनवलप में एम्बेडेड रहता है। दूसरा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड हुक। एक इस तरह का कर्व्ड हुक होता है जो 2 पोर्शंस को कवर करके रखता है। तीसरा जो पोर्शन होता है दैट इज फिलामेंट। जो सबसे लंबा पोर्शन है इसको बोलते हैं फिलामेंट, सबसे इलोंगेटेड पोर्शन। इन तीनों को मिला करके बनता है बैक्टीरिया का फ्लैजेला। अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें तो बैक्टीरिया सेल कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे ये जो बेसल बॉडी है ये उसके सेल एनवलप में घुसी हुई रहती है। हुक जो है वो दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है और फिलामेंट जो है वो सबसे इलोंगेटेड पोर्शन है जो उसके मूवमेंट में हेल्प कराएगा। बैक्टीरिया का फ्लैजेला कुछ इस तरह से 360 रोटेट करता है। रोटेशन करने की वजह से उसका फिलामेंट बहुत तेजी से रोटेट करता है और उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फिलामेंट का काम होता है बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करना, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। दूसरा जो एक्सटेंशन है दैट इज पिलाई। पिलाई जो प्रोटीन है
वो हमारे पास पिलीन प्रोटीन का बना होता है और इसका काम होता है डीएनए ट्रांसफर का। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री भी एक्चुअल में पिलाई ही होते हैं, बस पिलाई का साइज आप बहुत ज्यादा छोटा कर दो और उनके नंबर को और ज्यादा इंक्रीज कर दो। तो बहुत सारे पिलाई, छोटे छोटे पिलाई जब प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया की सरफेस पे, फाइबर लाइक धागे लाइक छोटे छोटे कांटे जैसे, तो उसको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम होता है बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करना, बैक्टीरिया को ज्वाइन करके रखना, अटैचमेंट देना। अगर हम इन दोनों की बात करें, पिलाई और फिम्ब्री की, तो ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब ये बैक्टीरिया को मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। पिलाई जो है वो डीएनए ट्रांसफर करता है और फिम्ब्री जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, सिंपल। जबकि मोबिलिटी में कौन हेल्प करता है? फ्लैजेला। उसके 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। तो ये पूरा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम प्लांट और एनिमल सेल की भी कुछ बातें अलग अलग डिफरेंशिएट करके स्टडी करेंगे।